अपराध की खबरें कई तरह की होती हैं। कई बार हमारे आसपास ही अपराध की सुगबुगाहट होती है, लेकिन हम उसे भांप नहीं पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा, लेकर हाजिर हूं अपराध की ऐसी खबरें जो आई तो विदेश से हैं, लेकिन सहमा देश भी है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे इथियोपिया की, जहां सुरक्षा बलों और मिलिशिया समूह के बीच हिंसा जारी है। इस दौरान फिनूर सेलम में हुए विस्फोट में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनूर सेलम में रविवार को ब्लास्ट हुआ था। फिनूर सेलम में हुए विस्फोट में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों और मिलिशिया समूह के बीच जारी हिंसा में घायल 160 लोगों का इलाज किया जा चुका है। 3 अगस्त को अम्हारा के सरकारी सुरक्षा बलों और फानो नामक स्थानीय मिलिशिया समूह के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इन दोनों समूहों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है। वहीं हिंसा को लेकर इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग ने चिंता भी जताई है। दोनों समूहों में लड़ाई छिड़ने के बाद इथियोपियाई सरकार ने 4 अगस्त को अम्हारा में 6 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। वहीं इस पर मलेशिया समूह ने कहा कि इसकी वजह से देश पर राष्ट्रीय संकट आ सकता है। वहीं आयोग ने बताया कि अम्हारा में कई क्षेत्र में लड़ाई हुई है। इसके बाद तोपखानों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसकी वजह से कई नागरिक हताहत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों पक्षों से सेना को कहा है कि नागरिकों की जो सुरक्षा है उसे निश्चित किया जाए, उसकी अपील की गई है। वहीं टैक्स चोरी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 दिन पहले यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने हंटर के केस की जांच के लिए खास वकील डेविड वीज को अपॉइंट किया। डेविड वीज डेलवायर के अटॉर्नी जनरल है। बाइडेन के बड़े बेटे हंटर पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध हथियार रखने जैसे कई आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 53 वर्षीय हंटर पर चीनियों के साथ कारोबार करने, महिलाओं की तस्करी करने जैसे संगीन आरोप भी लगते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की जिंदगी विवादों से भरी रही है। हंटर बाइडेन पर टैक्स न देने का आरोप है। 2017 और 2018 में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले की जांच की है। विभाग का यह आरोप है कि हंटर ने टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों का उल्लंघन किया है। हंटर बाइडेन पर $1 लाख से अधिक का बकाया है। इसके अलावा उन पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप है। अगर हंटर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। डेविड वीज की नियुक्ति से पहले जो बाइडेन एक इंटरव्यू में हंटर का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। हंटर शराब और कोकीन के आदी हैं। ड्रग्स लेने की बात हंटर खुद कबूल कर चुके हैं। इसके अलावा हंटर पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिकी संसद में हंटर की निजी तस्वीरें दिखाई गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ने हंटर पर महिलाओं की तस्करी का भी आरोप लगाया था। हंटर के लैपटॉप से कई ऐसी चीजें लीक हुई हैं जिनमें उनके ड्रग्स और कई महिलाओं से संबंध बनाने की बातें भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर के लैपटॉप से 1 लाख से ज्यादा एमएमएस, 2000 से ज्यादा फोटोज और कई दर्जन वीडियोज भी मिले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि हंटर महिलाओं के साथ संबंध बनाते समय उसका वीडियो रिकॉर्ड करते थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ साल 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो पिछले चुनाव की वजह से मुश्किलों में पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जिया में अपनी हार को अवैध तरीके से पलटने की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चौथा आपराधिक मामला है और दूसरी बार है जब उन पर चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। अमेरिका के फुल्टन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने 2 साल तक चली जांच के बाद ट्रंप पर अभियोग लगाया है। यह जांच 2 जनवरी 2021 को उस फोन कॉल के बाद शुरू हुई थी जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि जॉर्जिया में यह अभियोग लगाया गया है। यह जांच 2 जनवरी 2021 को उस फोन कॉल के बाद शुरू हुई थी जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि जॉर्जिया में जिस तरीके से पिछली बार चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार रहे थे और उस नतीजे को बदलने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ यह आरोप दर्ज हुआ था। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है।
यूरोप में सबसे लंबा और सबसे एक्टिव इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से फट गया है। इससे निकलने वाली राख कई किलोमीटर तक फैल गई है। इसकी वजह से सिसिली शहर के कटानिया एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यहां आने वाली फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर राख बिछी होने की वजह से प्रशासन ने 48 घंटों के लिए मोटरसाइकिल और साइकिलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। कार का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखने का आदेश दिया गया है। फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को प्रतिबंध हटने के बाद भी स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट से निकलने की सलाह दी गई है। माउंट एटना में आखिरी बड़ा विस्फोट सन 1992 में हुआ था। ग्रीक भाषा में माउंट एटना का मतलब होता है फर्नेस या फिर चिमनी। यह ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से लगातार सक्रिय है। इस ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट करीब 5 लाख साल पहले हुआ था। तब यह सिसिली के समुद्र तट से नीचे की तरफ था, लेकिन 3 लाख साल पहले इस पहाड़ के ऊपरी हिस्से से लावा फटना शुरू हुआ। नासा की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि माउंट एटना में साल 1169 में हुए विस्फोट से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 5 सदी के बाद हुए दूसरे भयानक विस्फोट से 20,000 लोग मारे गए थे। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, इसीलिए लगातार इसकी निगरानी की जाती है। वहीं नाइजीरिया में वायुसेना का एक MI-171 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। AFP के मुताबिक इस क्रैश में नाइजीरियाई सुरक्षा बल के 26 लोगों की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए हैं। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि MI-171 हेलीकॉप्टर ने सोमवार को जुनगेरू से उड़ान भरा था। हेलीकॉप्टर लुटेरों से हो रही मुठभेड़ के बीच घायलों का रेस्क्यू कर रहा था, जो बाद में क्रैश हो गया। इस क्रैश में 3 अधिकारियों सहित 23 सैनिकों और 3 JTF यानी कि ज्वाइंट टास्क फोर्स के कर्मचारियों की मौत हुई है। वहीं एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि क्रैश होने से पहले हेलीकॉप्टर 11 मृत और 7 घायलों को लेकर जा रहा था, जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया। लुटेरों की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर ने जुनगेरू में प्राइमरी स्कूल से कड़ूना के बीच उड़ान भरी थी, जो बाद में चकूबा गांव के नजदीक क्रैश पाया गया। जो लोग इसमें सवार थे उनके रेस्क्यू के लिए कोशिश की जा रही है। अफ्रीका के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्से में लुटेरों का आतंक है। इन इलाकों में हर हफ्ते ये लुटेरे हमले, अपहरण और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लुटेरे स्कूलों से अपहरण कर लेते हैं। नाइजर, कड़ूना, जम्फारो और कटसीना में फैले हुए विशाल जंगल में इन लुटेरों के कैंप बने हुए हैं। वहीं अगली बात करेंगे, अगली खबर है रूस से, जहां अब तक 66 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगने की सूचना के बाद घटनास्थल पर फौरन फायर फाइटर्स को भेजा गया। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोमवार रात को शहर में नेशनल हाईवे के किनारे एक कार रिपेयरिंग शॉप पर किसी कारण से आग लग गई थी, जो बाद में फैलते हुए गैस स्टेशन तक पहुंच गई। यह आग 600 वर्ग मीटर के एरिया में फैल चुकी थी। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले रूस की राजधानी मॉस्को के एक बड़े शॉपिंग मॉल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लोकल अधिकारियों के मुताबिक ये आग मेगा खिमकी शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट सेंटर में लगी थी, जिसमें लगभग 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाने जा रहा है। इन न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस किया जाएगा। इस बात की जानकारी रूस के सबसे बड़े शिप बिल्डर कंपनी ने दी है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के CEO एलेक्सेई राखमानोव ने बताया कि प्रोजेक्ट यासीन M के तहत बनने वाली मल्टीपर्पज न्यूक्लियर सबमरीन को जिरकॉन मिसाइल सिस्टम से लैस बनाया जाएगा। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। यासीन क्लास सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है, जिन्हें प्रोजेक्ट 885M से नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सोवियत काल की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जगह आधुनिक सबमरीन को फ्लीट में शामिल करना है। रूस की मल्टीपर्पज फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव ने इस साल की शुरुआत में जिरकॉन मिसाइल का अटलांटिक महासागर में परीक्षण किया था, जिसे अब इस फ्रिगेट पर तैनात कर दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल कह चुके हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में जिरकॉन मिसाइल की सप्लाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर एक इंटरसेप्टर बनाएंगे। जापान के अखबार योमियोरी में इसका दावा किया गया है।
इंटरसेप्टर बनाने के समझौते की आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है, जब जापान के प्रधानमंत्री कैंप डेविड समिट के लिए अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और जापान के बीच जनवरी में यह इंटरसेप्टर बनाने की सहमति बनी थी। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एनएसए जेक सुलिवन की जापान के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच मीटिंग हुई थी। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफी मुश्किल होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइलें एक सेट किए गए रास्ते से गुजरते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती है। यह स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेजी से ट्रैवल करती है। इनकी तेज स्पीड भी दूसरी बड़ी वजह है जिससे इन मिसाइलों को डिटेक्ट करना और रोकना काफी मुश्किल होता है। अमेरिका में 10 अगस्त को 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए कमर्शियल फ्लाइट में केबिन प्रेशर अचानक घट गया। इससे यात्रियों को सांस लेने में मुश्किलें होने लगी। प्रेशर ड्रॉप होते ही प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। इसके बाद पायलट प्लेन को महज 3 मिनट में 15,000 फीट नीचे लेकर आ गया। ईगल एयरलाइन की फ्लाइट 5916 में पैसेंजर्स को जलने की बदबू और तेज आवाज आई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस विमान में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैरिसन होव भी सवार थे। उन्होंने घटना की तस्वीरें और अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि केबिन पर दबाव कम हो गया था और लोग ऑक्सीजन मास्क से सांस ले रहे थे। इसके बाद विंग फ्लैप तुरंत बाहर निकाले गए, जिससे हमारी ऊंचाई कम हुई और यात्रियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सकी। फ्लाइट अवेयर की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्लेन 11 मिनट के अंदर करीब 20,000 फीट तक नीचे आ गई थी। 43 मिनट की यात्रा के बाद प्लेन 6 मिनट से भी कम समय में 18,600 फीट नीचे आ गया। चलिए आपको ये बता दें कि बिन प्रेशर के बारे में, जिसमें किस तरीके से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। दरअसल कमर्शियल प्लेन 33,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है, जिसकी ऊंचाई 29,030 फीट है। यही वजह है कि प्लेन में प्रेशर केबिन होता है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी नहीं होती। आसमान में 33,000 फीट से ऊपर हवा बेहद ठंडी और पतली होती है, यानी हवा के कण बेहद छोटे होते हैं। तापमान -56 डिग्री से -69 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। प्लेन के अंदर प्रेशर को सही रखने के लिए उनमें प्रेशराइज्ड हवा छोड़ी जाती है, लेकिन इस प्लेन में यह प्रेशर सही नहीं रह पाया और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।